नमस्कार रेल साथियों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ये हुबली कारखाने के आंतरिक विभाग में 25% पदोन्नति कोटे के अंतर्गत कनिष्ठ इंजीनियर लेवल 6 ग्रेड पे 4200 के पद पर चयन के लिए प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन पेपर फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर लेवल 6 ग्रेड पे 4200 अगेंस्ट 25% प्रमोशनल कोटा इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट UBLS, यानी हुबली कारखाने का ये 25% का जे इंटरमीडिएट का पेपर है, मैकेनिकल का है। इसका राजभाषा के 10% हमने पूर्व में इसका वीडियो जारी कर दिया था और प्रश्न पत्र को शामिल करने का इसका रीजन ये है कि इसमें जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए इसको शामिल किया गया है। और ये जो कंडक्ट हुआ था 11 फरवरी 2021 को कंडक्ट हुआ था। 2021 को कंडक्ट हुआ था और ये जो पेपर शेयर किया है बिहार क्लासेज को, ये जो हमारी टेक्निकल की जो कमेटी है उस कमेटी के जो चीफ हैं श्री सोनू जी जांगरा, उन्होंने ये पेपर बिहार क्लासेज को शेयर किया है। तो इस पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे बिहार क्लासेज के पर्दे पर। तो चलिए इस पेपर को देख लेते हैं। इसमें जो टाइम अलाउड है वो 2 घंटे का है और कुल अंक 100 हैं। प्रश्नों की संख्या 110 है, जिनमें राजभाषा का पूर्व में हमने वीडियो जारी कर चुका है। तो इस सेट में हम 100 प्रश्न आपको सोल्व करेंगे और इसके जो इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवारों को निर्देश हैं, वो देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक 1 है और किसी भी 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयास किया जा सकता है। The marks against each question is 1 marks and any 100 multiply choice questions may be attempt। कृपया उत्तर पुस्तिका के फ्लाई लीफ पर दिए गए कॉलम को छोड़कर कृपया अपना नाम या कोई भी पहचान उत्तर पुस्तिका में न लिखें। प्लीज डू नॉट राइट योर नेम और एनी आइडेंटिफिकेशन इन द क्वेश्चन पेपर और इन द आंसर पेपर एक्सेप्ट इन द कॉलम प्रोवाइडेड ऑन द फ्लाई लीफ ऑफ द आंसर शीट। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आदि में किसी प्रकार की कटाई छटाई और राइटिंग मिटाने, परिवर्तन या किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं है। ध्यान रखें, उत्तर केवल उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं में दिया जाना चाहिए। आंसर टू बी गिवन ओनली इन द आंसर बुक प्रोवाइडेड। और कैलकुलेटर और लॉगरिदमिक टेबल के उपयोग की अनुमति नहीं है। कृपया परीक्षा के दौरान अपने मोबाइल फोन को परीक्षा हॉल में अपने साथ न रखें। गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यह यहाँ देखने वाली सबसे बड़ी बात है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। चलिए, किसी भी 100 प्रश्नों का जवाब दे, आंसर एनी 100 क्वेश्चंस। तो इसमें अपन जो फर्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, पहला प्रश्न वो देख लेते हैं। राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स पूछा है। इसमें ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है? तो आप ये जानते होंगे कि ये 3.21 से 3.50 होता है ICF का। और आपके LHB का राइडिंग इंडेक्स की बात करें तो वो होता है आपके
50 से 2.75 आपका LHV का होता है। तो यहाँ आई शेप का पूछा है, आई शेप कोच का रेड इंडेक्स पूछा है, इसलिए यहाँ 3.5 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न पहले में ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नॉन एसी कोच का एक्सल लोड पूछा है। इसमें एक्सल लोड ऑफ नॉन एसी कोच इज टन। तो ये जो नॉन एसी कोच का एक्सल लोड होता है वो टन में होता है। तो ये होता है आपका नॉन एसी का 16 टन होता है, आप ये सभी जानते होंगे। और जो ये नॉन एसी का होता है, नॉन एसी का होता है। और दूसरा जो होता है वो एसी का बता देता हूँ मैं आपको। एसी का होता है आपके, एसी का होता है 16.25 टन होता है। नॉन एसी का आपके 13 टन होता है और एसी का 16.25 टन होता है। 16.25 टन होता है जो एसी का होता है और नॉन एसी का 13 टन होता है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो 13 टन बनेगा। ऑप्शन बी। नॉन एसी का पूछा था यहाँ, अगर एसी का पूछता तो 16.25 टन होता। तो ये आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर इसमें 3 देख लेते हैं। रेल स्तर से कोच की न्यूनतम बफर ऊंचाई पूछिए कितने mm होती है। मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज, तो ये 1030 mm होती है। मिनिमम आपके 1030 होती है और मैक्सिमम होती है जो आपके 1105 mm होती है। और ये भी आपको सबको ध्यान होगा। तो यहाँ 1030 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1030 mm। और यहाँ पे यदि वो मैक्सिमम पूछता, यहाँ मिनिमम पूछा था, मिनिमम बफर हाइट, तो मिनिमम 1030 हो जाएगी और मैक्सिमम पूछता तो 1105 mm हो जाती। प्रश्न नंबर 4 है, मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस ऑफ वॉर्न व्हील प्रोफाइल इज mm। घिसा हुआ पहिया प्रोफाइल की अधिकतम निकला हुआ किनारा मोटाई mm है। घिसा हुआ पहिया प्रोफाइल की अधिकतम निकला हुआ किनारा, फ्लेंज थिकनेस का इसमें आपके पूछा है। तो फ्लेंज थिकनेस का हो जाएगा आपके, यहाँ पे जो ये दे रखा है 22 mm ए ऑप्शन में दे रखा है और 16 mm दे रखा है। वो आपके सोलह mm दे रखा है बी ऑप्शन में, और सी में 25 दे रखा है और डी में 28 दे रखा है। तो यहाँ फ्लेंज थिकनेस पूछ रहा है, वो मैक्सिमम पूछ रहा है। तो यहाँ फ्लेंज थिकनेस, तो ये आपके 16 mm आपकी होती है मिनिमम, और 22 होती है आपके, 22 होती है आपके सुपर फास्ट गाड़ियों में, सुपर फास्ट गाड़ियों में, और ये होती है आपकी मिनिमम। तो यहाँ मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम के लिए आप पे 28.5, मैक्सिमम के लिए यहाँ 28.5 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है अलार्म चेन का परीक्षण। अलार्म चेन का परीक्षण किलोग्राम वजन पर किया जाता है। तो ये जो किया जाता है, टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट केजी वेट। ये आपके 7 केजी से 10 केजी के बीच किया जाता है। तो यहाँ 10 दे रखा है, तो ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ACP अलार्म चेन पुलिंग, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। प्रश्न नंबर 6 है DCP प्रकार के अग्निशामक आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ DCP का मतलब होता है ड्राई केमिकल पाउडर, टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश फायर। तो यह पेट्रोल भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा। तो 6 में आपके ये आल हो जाएगा। 6 में आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है स्क्रू कपलिंग में वृद्धि हेतु प्रूफ लोड क्षमता टन है। प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ एनहांस स्क्रू कपलिंग इज। तो ये आपके ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें आपके 75 टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 में सी। नेक्स्ट है पहिया में गहरा निकला हुआ किनारा की स्वीकार्य सीमा mm है। परमिसिबल लिमिट ऑफ डी फ्लेंज इन व्हील इज। तो डी फ्लेंज के लिए यहाँ आपका 35 mm हो जाएगा। डी फ्लेंज के लिए यहाँ 35 mm आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ मैं एक बार थोड़ा डिटेल से बता दूं आपको। जैसे फ्लैट टायर होता है, तो फ्लैट टायर के लिए आपका 50 mm तो होता है कोच में, और 60 mm होता है आपके वैगन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ डी फ्लेंज के लिए पूछा था, तो ये 35 आपका mm करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम शार्प फ्लेंज की बात करें, शार्प फ्लेंज, तो शार्प फ्लेंज में ये 5 mm हो जाता है। उसी प्रकार रूट ऑफ फ्लेंज में बात करें, तो रूट ऑफ फ्लेंज में ये आपके 13 mm हो जाता है। उसी प्रकार हम थिन टायर की बात करें, तो थिन टायर में आपके 25.4 mm हो जाता है। 25.4 mm हो जाता है। उसी हिसाब से हम यदि यहाँ डी फ्लेंज की बात करें, तो डी फ्लेंज में आपके ये 35 हो जाता है। तो यहाँ आंसर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है के प्रकार के मिश्रित ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक है। तो यहाँ पे जो ये 0.25 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 0.25। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, तो इसका 0.25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न नंबर 10 है, इसमें कितने ग्राम ग्रीस का उपयोग किया जाता है CTRB में, यानी कि कॉर्टिज टेपर रोलर बियरिंग। कॉर्टिज टेपर रोलर बियरिंग में कितने ग्राम ग्रीस का उपयोग किया जाता है? तो CTRB में आपके 455 प्लस माइनस 30 ग्राम GMS का, यानी यहाँ पर इसको देखते हैं 455
प्लस माइनस 30 ग्राम्स का इसमें हम ग्रीस का उपयोग करते हैं CTRV में। ये आपके यहाँ ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11 है, LHV कोच की लंबाई कितनी होती है? तो LHV कोच की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ LHV कोचेज सॉरी सर, ये प्रश्न है LHV कोच की लंबाई कितनी होती है। तो LHV कोच की लंबाई आपके 23,540 mm होती है। 23,540 mm होती है। और यहीं पे यदि हम ICF और RCF की बात करें तो 21,337 mm होती है। और यदि बफर टू बफर बात करें तो ICF की 22,297 mm होती है। और यदि LHV की बात करें तो 24,000 mm होती है। 24,000 mm होती है। तो यहाँ पे LHV कोच की लंबाई पूछी थी, तो यहाँ पे 23,540 आपका mm आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, LHV कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का अधिकतम व्यास होता है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक इन LHV कोच। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो होगा 640 mm एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक, 640 mm। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, LHV कोच में इस्तेमाल किया जाने वाला कपलर का प्रकार है। टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHV कोचेस। तो LHV कोच में किस प्रकार का कपलर यूज में किया जाता है? तो वहां H टाइप का कपलर यूज में लिया जाता है, ऑप्शन ए। LHV कोच का POC किस माह के अंतराल में किया जाता है? तो यह आपके 36 माह के अंतराल में किया जाता है। POC 36 माह, ये होता है LHV। और ICF और RCF का पूछे तो 18। और IOC जो LHV का होता है वो होता है 18 महीने पे। और इसका जो ICF RCF का जो IOC होता है वो होता है 9 मंथ पे। तो ये दोनों आप ध्यान रखें। फिएट बोगी का नया पहिया व्यास कितना होता है? फिएट बोगी का नया पहिया व्यास आपके 915 mm होता है। और कंडम के लिए ये 855 होता है। यदि ऑप्शन में 855 नहीं दिया है तो आप 845 लगाइएगा। और 100 पीसू साइज के लिए 862 आप ले सकते हैं। वहीं यदि ICF RCF की बात करें तो नया 915 का होता है। और कंडम की बात करें तो 825 होता है। और 100 पीसू साइज की बात करें तो 837 mm होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 है, फिएट बोगी में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो जो फिएट बोगी होती है, टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन फिएट बोगी, तो उसमें CTRV बियरिंग का उपयोग किया जाता है। कॉर्टिज टेपर रोलर बियरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कॉर्टिज टेपर रोलर बियरिंग, इस कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यहाँ आपका CTRV हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है आपका। और ये जो प्रश्न नंबर 17 है, कोचिंग स्टॉक का रिहेबिलिटेशन के बीच किया जाता है। तो ये 12 से
15 ईयर्स के बीच किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। इसको हम MLR बोलते हैं, और MLR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मिड लाइफ रिहेबिटेशन। मिडिल ये होती है आपके MLR की मिड लाइफ रिहेबिटेशन। ये 12 से 15 ईयर्स के बीच होती है, और ये भोपाल वर्कशॉप करता है। चलिए, मिड भोपाल वर्कशॉप करता था ये MLR, जो कि 12 से 15 ईयर्स होता है। मिड लाइफ रिहेबिटेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार MLR की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो मिड लाइफ रिहेबिटेशन ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 18 है, ऑयल इज यूज इन डैशबोर्ड गाइड। डैशबोर्ड गाइड में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है? तो सर्वोलाइन 68 होता है। तेल का उपयोग डैशबोर्ड गाइड में किया जाता है, तो ये सर्वोलाइन 68 होता है। सर्वोलाइन 68 होता है। सुपर हीट पर्सन है, याद रखिएगा, ये भी सुपर हीट पर्सन है। वैसे पेपर जो ये लिया है वो बहुत ही एक निष्कर्ष के बाद लिया गया है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें। तो ये जो सर्वोलिन जो 68 है, ऑयल इज यूज इन डैशबोर्ड गाइड, तेल का उपयोग डैशबोर्ड गाइड में किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल। 1 अक्टूबर 1968 का प्रश्न आ गया है। इसमें इन्होंने पूछा है कि RS डिसिप्लिन एंड अपील रूल नियम 1 अक्टूबर 1968 पर नियम बनाने का सक्षम अधिकारी कौन है? Who is the competent authority to make rule of RSD discipline and appeal rules? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है आपका। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के अधिकारी को DAR मामलों में रक्षा वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। Recognized trade union official can be allowed to act as defense counsel in discipline and appeal rule cases in। तो ये आपके तीन नज ऑफ केसेस, 3 नग यानी 3 केसों के लिए अनुमति दी जा सकती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, क्या किसी रेलवे कर्मचारी और RS डिसिप्लिन एंड अपील रूल नियम के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले में शुरू होने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका मामला होना चाहिए? क्या किसी रेलवे कर्मचारी और RS डिसिप्लिन एंड अपील रूल नियम के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले शुरू होने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका मामला होना चाहिए? Whether the disciplinary cases initiated against a railway servant and RS disciplinary appeal rules subsequently he is expired, his case should be। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा कंटिन्यू एंड फाइनलिस्ट नहीं, सेंड टू रेलवे बोर्ड नहीं, सेंड टू GM नो, क्लोज्ड। यस, क्लोज कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22 है, डीम्ड सस्पेंशन का आदेश जारी करने के लिए कौन से मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 का प्रयोग किया जाता है। SF3 के लिए निर्वावत्व की स्वीकृति, और SF1 निलंबन के लिए आता है। SF4 निलंबन से बहाली के लिए आता है। तो यहाँ पे डीम्ड सस्पेंशन का पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं 23 में, जब एक रेल कर्मचारी निलंबन के तहत रखा गया है लेकिन केवल एक लघु शास्ति लगाया जाता है, निलंबन अवधि माना जाता है, तो यह आपकी ड्यूटी माना जाता है। When a railway employee placed under suspension but only a minor penalty is imposed, the treatment of the suspension period is as। तो ये ड्यूटी माना जाता है। ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 24 है, यदि एक अवधि के लिए एक रेल सेवक को पुलिस हिरासत में रखा गया तो उसको निलंबन का दिन रखा माना जाएगा। तो ये आपके आ जाएगा एक्सीडिंग 48 हाउस। ये मैं कई बार बता चुका हूं, तो यहाँ 48 घंटे आ जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 48 और डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के लिए लागू नहीं होगा। डिसिप्लिन अपील रूल्स 1968 विल नॉट अप्लाई टू। तो यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय इनके लिए लागू होगा, अप्रेंटिस इनके लिए नहीं होगा, कैजुअल लेबर और आउट विथ टेम्परेरी स्टेटस इनके लिए भी लागू होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका बनेगा, अप्रेंटिस के लिए लागू नहीं होता है। ये अप्रेंटिस के लिए डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 लागू नहीं होता है। ये नेक्स्ट भी डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 का ही क्वेश्चन है, नियमों के तहत दंड में नहीं है। तो ये जो वार्निंग है ये आपके दंड में नहीं आती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेंश्योर निंदा स्टॉपेज ऑफ पास को रोकना, द रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पैसेंजरी लॉस, ये सब दंड में आते हैं। यहाँ जो वार्निंग चेतावनी आती है वो दंड में नहीं आता। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, कितने सेट प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, यहाँ पीटीओ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर रेलवे कर्मचारियों को जारी किया गया है। तो पीटीओ जो जारी किया जाता है पीटीओ जो जारी किया जाता है वो इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ये ग्रुप ए और बी, ग्रुप ए और बी के लिए भी 4 सेट है और सी और डी के लिए भी 4 सेट है। तो यहाँ जो नियुक्ति की तारीख से 4 साल राजपत्रित दोनों के लिए 4 सेट, ये ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हाँ, पास के मामले में जरूर यहाँ भिन्नता है। ग्रुप ए बी के लिए 6 सेट है पर ईयर 6 सेट है, और ग्रुप सी और डी के लिए 3 सेट पर ईयर है। लेकिन ये 5 साल की नौकरी के बाद है, 5 साल की नौकरी के बाद है 3 सेट। 5 साल तक ग्रुप सी व डी को 1 सेट पर ईयर मिलता है, पास का पर ईयर मिलता है। ये प्रश्न नंबर 27 आप। सेवानिवृत्त मानार्थ पास के लिए कितनी सर्विस न्यूनतम आवश्यक है? तो मानार्थ पास सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है, तो 20 साल की सर्विस आपको रेलवे में चाहिए जब जाके आपको मानार्थ पास मिलेगा। तो यहाँ 20 साल आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पेंशन के हकदार के लिए 10 साल की सर्विस है, और 20 साल की सर्विस के लिए वीआरएस, आपको वीआरएस लेने के लिए 20 साल की सर्विस चाहिए। प्रश्न नंबर 29 है, अबॉर्शन सहित गर्भ सॉरी साथियों, अबॉर्शन सहित गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश की क्या अवधि दी जा सकती है? तो ये 6 वीक है, और इसमें
45 डेज या 6 वीक आते हैं, लेकिन यहाँ दोनों दे रखा है। अब यहाँ दोनों दे रखा है तो हम अपन यहाँ डेज में लेंगे। अगर यहाँ 45 दिन नहीं दिया जाता तो अपन 6 वीक ले सकते थे, लेकिन यहाँ डेज दिया हुआ है तो ये 1.5 महीना होता है, तो 1.5 महीना 45 डेज अपन लेंगे। लेकिन कईयों में डेज नहीं दे करके ओनली 6 वीक दिया जाता है, तो अपन वहां पे 6 वीक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ दोनों दिए थे इसलिए अपन यहाँ वरीयता 45 डेज को देंगे, 1.5 महीना या 45 डेज। अगर ये डेज नहीं होता तो 6 वीक राइट होता। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, किसी कर्मचारी को उसके सेवा काल में कितने दिनों तक अर्ध औसत वेतन छुट्टी जमा किया जा सकता है? तो ये 300 है, सॉरी अनलिमिटेड आ जाएगा। एलएपी के लिए 300 है, एलएपी के लिए 300 छुट्टी है, पूरे सेवा काल में 300 छुट्टी जोड़ सकता है। लेकिन यहाँ एचएलएपी की बात हो रही है, अर्ध औसत वेतन छुट्टी की बात हो रही, तो वो अनलिमिटेड है, कितनी भी जोड़ सकता है। और ये प्रश्न जो 31 नंबर है बहुत सुपरहिट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। यदि स्थानांतरण में स्टेशन का बदलना शामिल है और पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से कम है तो कार्यभार ग्रहण करने का समय कितने दिनों के लिए स्वीकार्य है? तो वो 10 दिन का समय है। यहाँ ऑप्शन बी आ जाएगा। अब इसको मैं और अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ आपको। यदि उस ट्रांसफर में यदि प्रशासन ने, ये प्रशासनिक ट्रांसफर की बात हो रही है साथियों यहाँ पे, तो प्रशासनिक ट्रांसफर में जहां पर प्रशासनिक ट्रांसफर का सवाल हो जाता है, यहाँ ऑन रिक्वेस्ट या म्यूचुअल ट्रांसफर की बात नहीं है। यहाँ प्रशासनिक ट्रांसफर की बात हो रही है, तो प्रशासन जब ट्रांसफर करता है आपका, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जब आपका प्रशासन ट्रांसफर करता है और उसकी दूरी यदि 0 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है, उसकी दूरी 1000 किलोमीटर तक है, तो आपको वहां 10 दिन का समय दिया जाता है। और यदि वो दूरी आपके 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है तो प्रशासन आपको 12 दिन का समय देगा, 12 दिन का समय दिया जाएगा। और यदि वो दूरी आपके 2000 किलोमीटर से अबव है, 2000 किलोमीटर से अबव है, तो 2000 किलोमीटर से अबव है तो आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। लेकिन एक चौथी बात और है, चौथी शर्त और है, यदि वो प्रशासनिक ट्रांसफर आपका 2000 किलोमीटर से ऊपर है और आप ट्रेन या बस से नहीं जा करके बाई एयर जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, तो आपको 12 दिन का अवकाश मिलेगा बाय एरोप्लेन। ये ध्यान रखने वाली बात है। और इन जो ज्वाइनिंग टाइम में जो आपको समय मिलता है, उस समय में से आप समय बचा लेते हैं 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो वो आपके एलएपी अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 12 दिन का समय था और आपने 2 दिन में ही वो काम कर लिया, तो 10 दिन बच गए, तो ये 10 दिन का एलएपी आपकी एलएपी में ऐड हो जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो 32 है वो भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सामग्री निरीक्षण एजेंसी नहीं है? तो यहाँ रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये तो है, और ये राइट्स इन यहाँ राइट्स का होता है, राइट्स का आपके हो जाएगा
रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो ये भी एक निरीक्षण एजेंसी है। और ये जो IRTS है, ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस है। ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस है। और ये जो DOI है, ये आपके एक रेलवे स्टेशन का नाम है, जो वहां का कोड है ये DOI। ये दोमोहनी रेलवे स्टेशन है, उसका ये कोड है DOI। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वो IRTS होगा, वो IRTS होगा। क्योंकि ट्रैफिक सर्विस में आ गया, तो ये C आंसर यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 है, ठेका की IRS शर्तों के अनुसार उस सामग्री की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम अवधि क्या है जिसमें फर्म के परिसर में पूर्व निरीक्षण की गई सामग्री को कंसाइनर एंड में अस्वीकार्य पाया गया हो तो उसे कंसाइनी एंड में खारिज किया जा सकता है। तो ये इसका जो टाइम है वो 90 डेज है। तो यहाँ D ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एज पर Indian Railway Service condition of contract, what is the maximum period from the date of receipt of material in which material pre-inspected at the firm premises can be rejected at consignment and if found unsuitable? तो इसके लिए ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, 90 डेज। तो ये 33 में आपके D ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस पार्ट में साथियों अपन 1 से 33 तक हो गया, और नेक्स्ट पार्ट में हम 33 से 66 तक 34 से 66 तक लेंगे, उसके बाद 67 से 100 तक लेंगे। तो ये 3 पार्ट में पेपर पूरा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे।